3 जनवरी 2026 की एक बिल्कुल आम सुबह। हम और आप शायद अपनी पहली चाय पी रहे होंगे या शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। लेकिन इसी आम सुबह के पर्दे के पीछे एक अदृश्य दुनिया में हर सेकंड एक जंग चल रही है। और ये जंग हमारे फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं और हमारे हाथ लगे हैं डिजिटल प्रेडिटर्स इंडियाज 2026 साइबर क्राइम रिपोर्ट के कुछ हिस्से। ये सिर्फ एक दिन में हुए साइबर अपराधों का एक कच्चा चिट्ठा है। तो हमारा मिशन ये है कि इन अलग अलग घटनाओं के धागों को जोड़कर ये समझें कि ऑनलाइन ठगी के कितने चेहरे हैं और ये अपराधी हमारी किन कमजोरियों पर वार करते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिपोर्ट सिर्फ पैसों या तकनीकी नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान की रिपोर्ट है। दिमाग की। हाँ, ये सारे मामले दिखाते हैं कि साइबर अपराधी कितने अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। कहीं वो हमारे लालच को हथियार बनाते हैं, कहीं अकेलेपन को, तो कहीं कहीं हमारे भरोसे को। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर धोखाधड़ी, हर घोटाला हमारी किसी न किसी भावना का फायदा उठाता है। तो मतलब ये अपराधी हमारे मनोविज्ञान से खेल रहे हैं और शायद सबसे बड़ा हथियार है हमारा लालच। रिपोर्ट में इसका एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला उदाहरण है ना? विशाखापट्टनम वाला मामला। हाँ, वो एक तरह का क्लासिक केस है, लेकिन इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। एक सोशल मीडिया ग्रुप जो स्टॉक ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनाने के सपने बेच रहा था। अच्छा। रोजाना मुनाफे के झूठे स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें, मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां लोगों को लगा कि वो अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका चूक रहे हैं, जिसे हम फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बिल्कुल। और इस जाल में 8 लोग फंस गए, जिन्होंने कुल मिला के 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रुपए गंवा दिए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और यहाँ सवाल ये उठता है कि ये काम क्यों करता है, मतलब लोग इतनी आसानी से झांसे में क्यों आ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इसका कारण वित्तीय साक्षरता की कमी है। हाँ, मतलब लोगों को पता नहीं होता कि असली निवेश क्या है और धोखा क्या। यही आम धारणा है। लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा अलग है। दिलचस्प बात यह है कि इन घोटालों में सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग नहीं फंसते। हमने आईआईटी और आईआईएम से पढ़े लोगों को भी इनका शिकार होते देखा है। अच्छा। हाँ, असल में ये वित्तीय साक्षरता से ज्यादा हमारी एक बुनियादी मानवीय कमजोरी का फायदा उठाता है, और वो है उम्मीद। उम्मीद कि शायद यही वो एक मौका है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। अपराधी आपकी शिक्षा को नहीं, आपकी उम्मीद को निशाना बनाता है। ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम ही है। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है, आर्थिक नहीं। और आपने पॉन्जी स्कीम का जिक्र किया, जरा आसान भाषा में समझाएंगे कि ये क्या होता है? कोई असल निवेश होता ही नहीं है। ठग नए निवेशकों से पैसा लेता है और पुराने निवेशकों को मुनाफा या रिटर्न के तौर पर देता है। इससे एक झूठा यकीन पैदा होता है कि स्कीम काम कर रही है। तो लोग और पैसा लगाते हैं और लोगों को लाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि नए निवेशक आने बंद ना हो जाएं। और जैसी पैसों का फ्लो रुकता है, पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और चलाने वाला सारा पैसा लेकर गायब। और ये पैटर्न सिर्फ बड़े मामलों में ही नहीं है। रिपोर्ट में झारखंड के देवघर का भी एक जिक्र है, जहां कैशबैक का लालच देकर ठगी हो रही थी। रकम शायद छोटी होगी, पर तरीका तो वही है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। विशाखापट्टनम में 3.5 करोड़ का लालच था, देवघर में शायद कुछ 100 रुपए का कैशबैक। लेकिन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर एक ही है, मुफ्त में कुछ पाने की चाहत। हाँ। अपराधी जानते हैं कि चाहे रकम बड़ी हो या छोटी, फ्री, डिस्काउंट या कैशबैक जैसे शब्द हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हैं जो तर्क से ज्यादा भावनाओं पर चलता है। तो एक तरफ तो लालच है, लेकिन अपराधी सिर्फ हमारे लालच पर, हाँ, वो तो एक ट्रिगर है, नहीं बल्कि हमारी ज्यादा निजी भावनाओं पर भी हमला करते हैं। और यहीं से ये मामले और भी ज्यादा परेशान करने वाले हो जाते हैं। इंदौर का मामला कुछ ऐसा ही है। हाँ, इंदौर का मामला इस रिपोर्ट का शायद सबसे दुखद हिस्सा हो सकता है। यहाँ एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक युवती से 1,61,000 रुपए की ठगी हुई। लेकिन यहाँ पैसा कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ अपराधी ने पहले महीनों तक एक रिश्ता बनाया। रिपोर्ट बताती है कि उसने खुद को एक कामयाब प्रोफेशनल बताया, रोज घंटों बात की, भविष्य के सपने दिखाए और एक भरोसे का पूरा जाल बुना। और जब उसे यकीन हो गया कि वो लड़की उस पर पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है, तब उसने एक इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगे। ये भावनात्मक हेरफेर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यहाँ आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा भावनात्मक विश्वासघात है। पैसे तो शायद वापस आ भी जाएं,
लेकिन टूटा हुआ भरोसा। उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक और खतरनाक बात है जो मुझे लगी। अपराधी सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ता, वो पीड़ित को खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं ये धोखा नहीं समझ पाई। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे या दिल टूटने की बात नहीं है, ये किसी की सेल्फ वर्थ पे हमला है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि डिजिटल रिश्तों की इस दुनिया में हम यकीन करें तो किस पर? हमारी पूरी बातचीत, हमारा भरोसा सिर्फ एक प्रोफाइल और कुछ टेक्स्ट मैसेज पर टिका होता है। जब वही झूठ निकले तो विश्वास की नींव ही हिल जाती है। तो अभी तक हमने जो मामले देखे उनमें एक या कुछ अपराधी मिलकर लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन रिपोर्ट का अगला हिस्सा तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। हाँ, ये कोई 2-4 लोग नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी कंपनी चला रहे थे धोखाबाजी की। बिल्कुल, ये साइबर अपराध का कॉर्पोरेटाइजेशन है। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब ये अब अकेले काम करने वाले धोखेबाज नहीं रहे। नहीं, ये संगठित गिरोह हैं। ऑपरेशन साइहॉक ने 18 करोड़ रुपए के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 180 करोड़। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। और इनके काम करने का तरीका भी बहुत शातिर था। ये शेल कंपनियों का इस्तेमाल करते थे। ये क्या होती हैं? शेल कंपनियां यानी सिर्फ कागज पर मौजूद कंपनी। अच्छा। इनका कोई असली ऑफिस या कारोबार नहीं होता। इनका इस्तेमाल सिर्फ पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में घुमाने के लिए किया जाता है, ताकि उसका असली सोर्स छुपाया जा सके। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मतलब ठगी का पैसा सीधे अपराधी की जेब में नहीं जाता, बल्कि इन फर्जी कंपनियों के जाल से होकर गुजरता है। हाँ, और अगर हम इसकी तह में जाएं तो पता चलता है कि ये एक पूरी तरह से संगठित अपराध है। इनके पास एक कॉर्पोरेट जैसी संरचना होती है। जैसे कि एक टीम है जो लोगों को फोन करके फंसाती है, एक टेक्निकल टीम है जो फर्जी वेबसाइट और एप्स बनाती है, और एक फाइनेंस टीम है जो इन शेल कंपनियों के जरिए पैसे को ठिकाने लगाती है। ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है। चुनौती क्यों? क्योंकि सोचिए, कॉल करने वाला बैठा है जामताड़ा में, जिस इंसान को ठगा गया वो है बेंगलुरु में, और पैसा निकाला जा रहा है नोएडा के किसी एटीएम से, और वो पैसा जिस कंपनी के खाते में गया वो रजिस्टर्ड है कोलकाता में। मतलब एक ही केस 4 अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल, इन्हें पकड़ना और पूरे नेटवर्क को खत्म करना बेहद मुश्किल काम है। ये तो वाकई एक मकड़ जाल है। तो हमने लालच देखा, भरोसा देखा, और अब ये संगठित अपराध। लेकिन अपराधी एक और चीज का फायदा उठाते हैं, हमारी तकनीकी अज्ञानता का। रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा एक ऐसी ही नई और चालाक तकनीक के बारे में है। और ये तकनीक दिखाती है कि अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश में रहते हैं। ये है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम, और सरकार ने इसके बारे में बाकायदा चेतावनी जारी की है। इसमें होता क्या है? ठग आपको फोन करता है और कोई बहुत जरूरी वजह बताता है, जैसे सर आपका सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक होने वाला है। उसे बचाने के लिए तुरंत एक कोड डायल करें। हाँ, या फिर आपके नंबर पर 5G एक्टिवेट करना है, उसके लिए ये कोड दबाएं। और वो आपको एक खास कोड डायल करने को कहते हैं, जो आमतौर पर स्टार या हैश से शुरू होता है ना? हाँ, वो USSD कोड होते हैं। ये USSD कोड क्या होते हैं? जरा सरल भाषा में समझाएंगे। ये वही कोड होते हैं जैसे 123 हैश, जिनसे आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, या 199 हैश, जिससे आप अपने प्लान की जानकारी लेते हैं। देखने में ये हार्मलेस लगते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास कोड आपके फोन की सेटिंग्स बदल सकते हैं। जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग। बिल्कुल। तो जैसे ही कोई वो कोड डायल करता है, उसके फोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब उसके नंबर पर आने वाली सारी कॉल्स अब सीधे ठग के नंबर पर जाने लगती हैं। लेकिन इसका असली खतरा क्या है? खतरा बहुत बड़ा है। सोचिए, आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और OTP आना है। हाँ, कॉल आता है OTP के लिए। वो कॉल आपके फोन पर ना आकर सीधे ठग के फोन पर जाएगा। उसे OTP मिल जाएगा और आपका खाता खाली हो सकता है। ये आपके घर की चाबी किसी चोर को थमा देने जैसा है, बिना आपको पता चले। बाप रे, मतलब उन्होंने आपका फोन हैक नहीं किया, उन्होंने आपकी फोन लाइन ही हाईजैक कर ली। ये तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सोशल इंजीनियरिंग यानी बातों में फंसाने की कला और टेलीकॉम फीचर के ज्ञान का एक घातक मिश्रण है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे कोड्स का ये भी इस्तेमाल हो सकता है। वो हमारी इसी जानकारी की कमी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 अलग-अलग चेहरे हमने देखे, बड़े मुनाफे का लालच, भावनाओं का शोषण, संगठित कॉर्पोरेट जैसा नेटवर्क और एक चालाक तकनीकी चाल। तो रिपोर्ट में दिए गए कदमों को एक बार देख लेते हैं। पहला,
अनजान कॉल पर ओटीपी या बैंक जानकारी साझा ना करें। कभी नहीं। दूसरा, संदिग्ध लिंक या कोड डायल ना करें और अगर ठगी हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये उपाय तो ठीक है, लेकिन ये सब तो फ्रॉड होने के बाद के लिए हैं। हाँ, ये सभी प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव उपाय हैं। ये जरूरी हैं, लेकिन इनसे भी बड़ा बचाव है सक्रिय, प्रोएक्टिव जागरूकता। मतलब पहले से तैयार रहना। हाँ, इन घुटानों के पीछे के मनोविज्ञान को समझना ही हमारा सबसे अच्छा हथियार है। और आपने जो 1930 का जिक्र किया, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर? हाँ, अगर आप ठगी के तुरंत बाद रिपोर्ट करते हैं तो वित्तीय एजेंसियों के पास उस पैसे के ट्रांजैक्शन को रोकने का एक मौका होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली तैयारी तो पहले से करनी होगी। जब भी कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि सच ना लगे, तो एक पल के लिए रोकें। बस 1 सेकंड के लिए। और खुद से पूछें, कोई मुझे मुफ्त में या आसानी से इतने पैसे क्यों देगा? ये छोटा सा सवाल आपको बहुत बड़े धोखे से बचा सकता है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि साइबर अपराध का कोई एक चेहरा नहीं है। ये विशाखापट्टनम में स्टॉक मार्केट का लालच है, इंदौर में शादी के नाम पर तोड़ा गया भरोसा है, दिल्ली में 180 करोड़ का कॉर्पोरेट नेटवर्क है, और एक अनजान कोड के पीछे छिपी तकनीकी चाल है। और ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक दिन 3 जनवरी 2026 की घटनाओं को दिखाती है। सिर्फ एक दिन। ये तो बस एक झलक है। बस एक झलक। हाँ। इससे हमें समस्या के विशाल पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक तरह के चूहे बिल्ली की दौड़, जिसमें अपराधी हमेशा नई तकनीक और नए मनोवैज्ञानिक तरीके खोजते रहते हैं। और हमें उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। हमेशा। ये सब जानने के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा पैसा, सब कुछ ऑनलाइन होता जाएगा, तो क्या भरोसे की परिभाषा भी बदल जाएगी? ऑनलाइन दुनिया में हम किस पर और कैसे यकीन करेंगे? ये शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी।